हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। बैरूत और तेहरान पर हमलों के बाद इजरायली सेना को लेबनान में नई चौकियों पर कब्जा करने की मंजूरी मिल गई। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 सैन्य अड्डों को निशाना बताया। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ और उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान इजराइल युद्ध में अब तक 780 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं IAEA ने नतांज परमाणु स्थल को हालिया नुकसान की पुष्टि की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नया एडवाइजरी जारी किया है, जबकि इजरायली सेना के ईरान में जमीनी कार्रवाई की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें पार्टी अध्यक्ष नवीन को बिहार से प्रत्याशी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कराएगा। फोर्थ न्यूज है, भारतीय शिपिंग प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पश्चिम एशिया में हालिया घटनाओं के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने समुद्री ऑपरेटरों और शिपिंग कंपनियों को सलाह दी है कि वे क्रू तैनाती में विशेष सावधानी बरतें और नाविकों व उनके परिवारों से नियमित संपर्क बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगों से निवेश बढ़ाने और रिसर्च पर फोकस कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की अपील की। बजट 2026-27 में वेबिनार में उन्होंने कहा कि दुनिया भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर तलाश रही है और भारत के पास यह भूमिका निभाने का बड़ा अवसर है। सोनिया गांधी ने कहा है कि आयतुल्ला खामिनेई की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। अपने लेख में उन्होंने कहा कि किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर भारत की ओर से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट बचाव न किया जाना हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 5083 करोड़ का अनुबंध किया है, जिसके तहत सैन्य हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खरीदी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आयतुल्ला खामिनेई की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा, अमेरिका और इजराइल को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि यदि विरोध प्रदर्शन हो तो उन्हें संवेदनशीलता के साथ आयोजित किया जाए ताकि अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के चलते 4 प्रमुख हवाई अड्डों पर 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे हवाई सेवाएं लगातार चौथे दिन प्रभावित रही। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कई एयरलाइंस ने सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। आयतुल्ला खामिनेई की हत्या के विरोध में सुरक्षा पाबंदियों के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों, खासकर बुढ़ाल में लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया और अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखी है। भारत ने फ्रांस के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कार्यक्रम में शामिल होने की पेशकश की है, जिससे दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिल सकती है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,620 करोड़ पर पहुंच गया है और देश 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इंडिगो जेद्दा के लिए 10 राहत उड़ानें संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ओमान के लिए अपनी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी है। साथ ही एमिरेट्स, फ्लाई दुबई एयरवेज ने सीमित उड़ानों की बहाली की घोषणा करते हुए यात्रियों को एयरलाइन से सूचना मिलने तक एयरपोर्ट न आने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस और जॉर्डन व बहरीन के राजाओं से बातचीत कर वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र में जल्द शांति बहाली की अपील की और सऊदी अरब और बहरीन पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में तमिल भाषा को व्यापक वैश्विक पहचान मिली है। द्रविड़ राजनीति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को कभी एक प्रशासनिक इकाई न मानने की बात करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि कभी तमिलनाडु भी एकजुट समाज नहीं था। दुबई और अबू धाबी की एयरलाइनों ने 2 दिन के ठहराव के बाद अपनी उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस खाड़ी देशों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मॉस्को को अब तक किसी भी सबूत नहीं मिला कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, जो युद्ध का मुख्य या एकमात्र औचित्य बताया जा रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से संघर्ष तुरंत बंद करने का आग्रह किया और कहा कि स्थिति के कारण क्षेत्र में गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने और बाहर अनावश्यक न निकलने की सलाह देते हुए सतर्क रहने की ताजा एडवाइजरी जारी की है। में बढ़ते संघर्ष के बीच फ्रांस ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। फ्रांस के सैकड़ों नौसेना, वायुसेना और थल सेना कर्मी यूएई में तैनात हैं। भारत के पास करीब 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो स्ट्रेट हॉर्मज में आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में लगभग 40 से 45 दिनों तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। भारत अपने कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88% आयात करता है, जिसमें से 50% से अधिक आपूर्ति मध्य पूर्वी देशों से होती है। ईरान संघर्ष के बीच एकनाथ शिंदे ने यूएई में फंसे 164 भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है और आपातकालीन व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि केंद्र के समन्वय से सभी फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्ग न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।